हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से और लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज हम आपके लिए पर्यावरण के ऐसे प्रश्न लाए हैं जो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं या वो टॉपिक से उन टॉपिकों से बहुत बार प्रश्न आए हैं। समीक्षा अधिकारी पीसीएस की एक साथ समग्र तैयारी करिए। दोनों एग्जाम हम लोग को देने हैं और अच्छे से क्वालिफाई करने हैं। तो इसमें प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है? कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ राज्य है। अब यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर ये नहीं लिखा है मैंने राष्ट्रीय उद्यान और इधर ये नहीं लिखा है राज्य। वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही आयोग पेपर देता है। ठीक है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं पूरा लिखता है, सिर्फ मानस लिखा, सुंदरवन लिखा। आपको ये समझना पड़ेगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, मानस का मतलब है। ठीक है। ऐसे ही आता है, तो उसमें आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। तो मानस का मतलब है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। तो ये तो बिल्कुल सही है। असम में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, मानस उनमें से एक है। सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा, सुंदरवन वायस्पर रिजर्व है, सुंदरवन आपका नेशनल पार्क है। तो ये पश्चिम बंगाल में, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। पंचमढ़ी जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। पंचमढ़ी है एमपी में, पंचमढ़ी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में नहीं है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ये भी बहुत बार आया है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक कथन केबुल लामजाओ के बारे में सही नहीं है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही बात। यह लोकटक झील के अंतर्गत है, आता है, बिल्कुल सही बात। यह मिजोरम राज्य में है, तो ये बात गलत है। इसके अंदर बने छोटे छोटे द्वीपों को फुंडीज कहते हैं, बिल्कुल सही बात। तो मिजोरम में नहीं है। लोकटक झील और केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर है, यही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, फिर देखिए कौन सा मिलान गलत है। अब यहाँ पे शब्दावली है, पर्यावरण से संबंधित शब्दावली है, वो किसने किसने दी है ये देखना है, या कुछ नियम है किसने किसने दी है। इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल का है, बिल्कुल सही। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम एजी टांसले, बिल्कुल सही। 10% का नियम मार्समैन, बिल्कुल गलत। पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड का शब्द जो संकल्पना है, चार्ल्स एल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। 3 सही 1 गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सी गलत है, ये आंसर हुआ। 10% का नियम किसने दिया है? लिंडमैन, लिंडमैन ने दिया है 10% का नियम। इसमें क्या होता है, उन्होंने बताया कि जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो फूड चेन है उसमें एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा घटती जाती है और 10% ऊर्जा घटती जाती है। जैसे कि मेढक ने घास को खाया तो मेढक को 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है। मेढक को सांप ने खाया तो मेढक को जब सांप खाएगा तो उस 1000 का 10% ऊर्जा ही उसको प्राप्त होगा। सांप को चील खाएगा तो चील को उसका 10% प्राप्त होगा ऊर्जा। ठीक, तो ऊर्जा घटती जाती है, यही 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। चौथा प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, आप सब याद कर ले, समझ लें। पहला देखते हैं, मेसोफाइट। मेसोफाइट वो होते हैं जो बहुत गर्मी या बहुत जाड़ा नहीं, जहाँ पे कम गर्मी कम जाड़ा यानी सम मौसम में रह लेते हैं, मौसम में। ठीक है, समान मौसम, हल्की गर्मी हल्की जाड़ा, वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनको मेसोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जल में उगते हैं, जल में। जीरोफाइट हमारा आंसर है, मरुस्थल में उगते हैं। हेलोफाइट है लवणीय जल में, लवणीय जल में, खारे जल में, खारे पानी में जो प्लांट उगते हैं रहते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जल में जो रहते हैं उनको कहते हैं किसी भी प्रकार का जल। और मेसोफाइट सम तापमान वाले क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहते हैं। जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। पांचवा प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हाँ, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, इन्हें 2015 में अपनाया गया था। 2030 तक इन्हें पूर्ण करना था। ठीक है, इन्हें 2030 तक पूरा करना है इन लक्ष्यों को। और 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17। ठीक है,
एक सेकेंड, 17 लक्ष्य हैं। अब इनका मिलान कौन सा गलत है? 17 में 17 आप याद कर लीजिए, कई बार इस पर प्रश्न आ चुका है, लगातार ये प्रश्न आ रहा है। तो SDG फर्स्ट है नो पावर्टी, बिल्कुल सही। SDG 2 नो पावर्टी, जीरो हंगर, बिल्कुल सही। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य। SDG 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, तो यही हमारा आंसर है, ये गलत है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा है 4 में। 5 में है लिंग असमानता। पहले में है गरीबी को खत्म करना। दूसरा लक्ष्य है शून्य भुखमरी। तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य। चौथा लक्ष्य है गुड हेल्थ वेलबींग, तीसरा है। और चौथे में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, ठीक, गुणवत्ता युक्त शिक्षा। 5वें में है लिंग असमानता को दूर करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यही गलत मैच है। छठा प्रश्न है धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। जो धुआं है वो वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण हम लोग को हमें दिखाई पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, यही हमारा आंसर है। धुआं में जो दिखाई पड़ता है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? वैश्विक 500, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। वह ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है, किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण में बहुत उत्कृष्ट अच्छा कार्य करने के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 8वां प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ये भी प्रश्न कई बार आया है, रिपीटेड है और आता रहता है, गलत ना करें। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है कौन सा? गंगा मैदान नहीं, ट्रांस हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। 9वां प्रश्न पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, अभी मैंने आपको बताया लिंडमैन का 10% का नियम। एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? घटती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में घास मेढक ने खाई, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, तो ऊर्जा एक से दूसरे पोषक स्तर में घटती जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ये आपके सामने ऑप्शन है 4, इनमें से कौन सा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ऑप्शन ए है लाल शैवाल, बी हरा शैवाल, सी भूरा शैवाल, डी नीला हरा शैवाल। तो इसका आंसर है नील हरी शैवाल। नीला हरा जो शैवाल है वो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। 11वां प्रश्न है कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके खूब आते हैं प्रश्न। जो भी सम्मेलन है, प्रोटोकॉल हुए हैं, सबके ईयर याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित था, बिल्कुल सही। कार्टेजेना कोलंबिया में पड़ता है। कार्टेजेना कोलंबिया का एक शहर है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। स्टॉकहोम आप जानते हैं स्वीडन की राजधानी, जैविक प्रदूषण से संबंधित था। स्टॉकहोम सम्मेलन, बिल्कुल सही। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित था, ये भी आप जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं था, तो यही हमारा आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? CO2 उत्सर्जन से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये इसमें गलत मैच है। 12वां प्रश्न एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र से विभिन्न घटकों से होकर जो पोषक तत्व ट्रांसफर होते हैं उनका क्या कहलाता है? वो पूरी क्रिया क्या कहलाती, प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव भू गर्भिक चक्र नहीं, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, ये आप आंसर है आपका। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जो घटकों से होकर पोषक तत्व गुजरते हैं, गैसें हैं, कई प्रकार के तत्व हैं, वो गुजरते हैं, उन सबको मिला के कहते हैं जैव भू रासायनिक तत्व। ये प्रश्न कई बार आया है IAS PCS में, कई जगहों पे खूब आता है, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, इसमें भी देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता वो याद कर लें। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, वेरी गुड। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972,
जैव विविधता अधिनियम 2000 नहीं है, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर हो गया। जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में। ठीक है, आप इसको समझ लें एक सेकंड के लिए। तो जैव विविधता जो अधिनियम है हमारा, ये आया है 2002 में। ठीक, तो 2000 गलत था, यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, सुपोषण के संबंध में कौन सा से कथन सही है या है। ठीक है, तो सुपोषण इसमें क्या होता है, पहला देखते हैं। या जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो बिल्कुल सही बात है। या जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हैं। सुपोषण क्या होता है, जब किसी जगह पर, ठीक, जब किसी जगह पर पोषक तत्वों की बहुत अधिक मात्रा के कारण विभिन्न प्रकार के शैवालों का जो होते हैं तेज़ी से विकास होने लगता है। ठीक है, तब उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि सभी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो शैवाल हैं, लाइकेन हैं, और भी कई चीज़ें हैं, उनका बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है, इससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तत्व पोषक तत्वों का संवर्धन बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों सही हैं, एक दो दोनों। 14वां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ राज्य हैं, इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल गलत। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, बिल्कुल सही। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो जो मोल्लेम है, ऑप्शन नंबर यही सही था, मोल्लेम नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में नहीं है, वो गोवा में है। मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा में है, याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 17वां प्रश्न है, पारिस्थितिक संक्रमण इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। ये भी प्रश्न आया था पीछे में, अच्छे से याद कर लीजिए। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका आंसर है जॉन वेनेट। जॉन वेनेट ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, पारिस्थितिक संक्रमण, जॉन वेनेट। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन मिलती है, ओजोन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं मिलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी मिलती हैं। ओके, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है। जो हमारा पर्यावरण है उसको कई प्रकार से बांटा जाता है। पर्यावरण क्या है, परि प्लस आवरण, जो हमारे चारों ओर से आवरण है ये पर्यावरण है। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण होता है, बिल्कुल। पारिस्थितिक सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, बिल्कुल। जैविक पर्यावरण होता है, परिचालन पर्यावरण नहीं होता है, यही हमारा आंसर। ये पीछे में प्रश्न आ चुका था, इस तरीके का प्रश्न कई बार आया है, समझ लीजिए इसको। भौतिक पर्यावरण, दो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, मकान है, घर है, बिल्डिंग, और सारी चीज़ें हैं। भौतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, लोगों का खाना पीना, पहनावा, सब चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, जो पुराने ज़माने के किले और सब चीज़ें, कल्चरल चीज़ें बनी है, बहुत सांस्कृतिक पर्यावरण है। जैविक पर्यावरण तो ये देख ही रहे हैं सभी जीव जंतु। परिचालन पर्यावरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ये भी प्रश्न आ चुका है, ऐसे प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। चंबल यमुना की एक सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे अंत में घटित हुई। एक टफ प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे अंत में घटना इसमें से कौन सी घटित हुई, तो देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन, जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 20 मार्च 1987। 20 मार्च 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप लोग जानते हैं ओजोन संरक्षण से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 15 सितंबर 1987। ये डेट्स आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1972 में। ठीक, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में। तो सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 15 सितंबर 1987, ऑप्शन नंबर सी
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 15 सितंबर 1987, उससे पहले मार्च में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देख लीजिए क्या आंसर है, 2019। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, बहुत अच्छा प्रश्न है, पीछे से मैं आया था और इसको एकदम याद कर लीजिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 2019 में। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धरणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुआ प्रतिवेदन था। तो जब चर्चा आरंभ हुई धरणी विकास पर, तो वो प्रतिवेदन कौन सा था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन, अवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर पहले प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर सी सही है, अवर कॉमन फ्यूचर। तो ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर ये प्रतिवेदन का नाम था जिससे धरणी विकास की चर्चा शुरू हुई। 23वां प्रश्न है, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है, इसको आप समझ लीजिए, गलत मत करिएगा। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका एकदम से याद कर लीजिए, सीधे आंसर बता देना। ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का पूर्ण रूप है। कौन सा मिलान गलत है? तो कॉप जो सम्मेलन होते हैं, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो कॉप सम्मेलन होते हैं जो जलवायु पर्यावरण से संबंधित, तो उसमें बहुत सारे सम्मेलन लगातार होने, उनके अलग अलग नंबर हैं। तो कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं। COP 21 न्यूयॉर्क, बिल्कुल गलत। COP 26 बिल्कुल सही, ग्लासगो में ही हुआ था। COP 28 अभी दुबई में हुआ है। COP 29 अजरबैजान में होगा 2024 में, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, COP 28 अभी नवंबर दिसंबर में दुबई में हुआ है, याद कर लीजिए। COP 29 2024 में नवंबर दिसंबर में होगा अजरबैजान में। COP 21 जो था न्यूयॉर्क में नहीं हुआ, ये आंसर हमारा है। और COP 21 बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में इस तरीके से डाला था। COP 21 पेरिस में हुआ था, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। पेरिस 2015, COP 21 2015 पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्ति का प्रमुख कारण नहीं है? वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उनका कौन सा कारण नहीं है? देखते हैं। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बिल्कुल उनके प्राकृतिक आवास कट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव जो जंगल है बहुत बड़ा, वो काटा जा रहा है खनन के लिए। जब काटेंगे आप तो फिर ये मर ही जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे वन्य जीव। जंगलों में आग लगा देना, इससे भी भाग जाएंगे, जल जाएंगे बेचारे, मर जाएंगे। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, वन्य प्राणियों को मार के उनके हाथियों के दांत निकाल लेना, गैंडे का सींग निकाल लेना, खाल ले लेना उनकी, इसके लिए इनको मारना, तभी खत्म हो रहे हैं। तो ABC सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से डायरेक्ट कोई उनकी विलुप्ति पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओके, 26वां है, रामसर स्थलों के संबंध में कौन सा से कथन सही है या है? रामसर जो साइट्स होती हैं उनके बारे में समझ लीजिए। रामसर एक ईरान में एक शहर है, वहाँ पर एक आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1971 में। ठीक है, तो जो भी रामसर साइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आर्द्र भूमियाँ अच्छी हैं, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, विदेशी पक्षी आते हैं, तो उनको रामसर साइट घोषित किया जाता है। तो उससे संबंधित कौन से कथन सही है? रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु में है, बिल्कुल सत्य बात। ठीक है, रामसर स्थलों की संख्या भारत में तमिलनाडु राज्य में है 14, यहाँ पर रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर संख्या है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका रामसर स्थल है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही। ठीक है, रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में है, सबसे छोटा है। ठीक है, रेणुका सबसे छोटा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, फिर से मिलान देखिए। अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बिल्कुल सही। वन संरक्षण अधिनियम 1980, बिल्कुल सही। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, बिल्कुल सही। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1982, बिल्कुल गलत, 1981 है, डी सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया है। ओके,
फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश आप जानते हैं, जोड़ने वाली जो वो होती है, राख होती है, फ्लाई ऐश होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से आती है वो, उसका प्रदूषण? तेल शोधनशाला से? बिल्कुल नहीं। उर्वरक उद्योग से? बिल्कुल नहीं। ताप विद्युत संयंत्रों से? बिल्कुल सही। जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं वहाँ पे कोयला जलाया जाता है, कोयला जला के बिजली बनती है। तो कोयला जलने के बाद जो उसकी राख बचती है वो आपने खुद देखी होगी घर में कोयला जलाते हुए कि बहुत उड़ती है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण वही होता है। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। 29वां, फिर से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ जयमंडल रिजर्व है, एक तरफ राज्य है। तो हम लोग देखते हैं। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो ये तो बिल्कुल सही। सिमलीपाल जयमंडल रिजर्व उड़ीसा। पंचमढ़ी जयमंडल रिजर्व मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। नंदा देवी जयमंडल रिजर्व उत्तराखंड, बिल्कुल सही। नोकरेक जयमंडल रिजर्व मणिपुर में नहीं है, ये है मेघालय में। नोकरेक जयमंडल रिजर्व मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत मैच है, यही हमारा आंसर है। 30वां है, ये भी खूब प्रश्न आया है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह पर्यावरण के सुरक्षा सामग्री से। जो पर्यावरणीय अनुकूल होगी सामग्री उसे इको मार्क प्रतीक प्रदान किया जाता है। ठीक है, इको मार्क प्रदान किया जाता है। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये भी खूब अच्छा प्रश्न है, आता है। दो पारिस्थितिक तंत्रों, अब जैसे पारिस्थितिक तंत्र कौन सा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इधर है स्थल, इधर इधर है समुद्र, और इनके बीच में जो ये होगा संक्रमण एरिया होगा, ये वाला स्थल और समुद्र के बीच, दोनों के बीच का संक्रमण एरिया, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं इकोटोन। याद कर लीजिए आप, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। ठीक, इकोटोन। 32वां है, पारिस्थितिकी निकेत निक शब्द की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जो इकोलॉजिकल निके उसे कहते हैं, ठीक है, नीस भी कहते हैं। तो इसकी संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ ग्रीनेल ने। जोसेफ ग्रीनेल ने इकोलॉजिकल नीसे की सबसे पहले बात की थी। पारिस्थितिकी निकेत, इसका मतलब होता है कि जो भी जीव जंतु रह रहा है वो अपने पारिस्थितिक तंत्र में कैसे अपना कार्य कर रहा है, रहना, घोंसला बनाना, अंडे देना, बच्चों को फिर खाना देना, वो पूरा जो क्रियाकलाप वो करता है, ये संकल्पना कहलाता है पारिस्थितिकी निकेत। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा इकोसिस्टम फैला हुआ है? तो सिंपल सा है, समुद्र। समुद्र सबसे बड़ा है। ठीक है, 29% स्थल है और 71% आपका समुद्र है, सागर है। ओके, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ जाता है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया? एच मैकिंडर, पैट्रिक गॉडिस, एच बैरोज, ए हर्बर्टसन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, एच बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया है। 35वां प्रश्न है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? अब यहाँ पे बात आई है स्थायी की, मतलब सब कुछ दुनिया में होगा लेकिन वो बना रहेगा, सबसे स्थायी। वन को आप काट सकते हैं, घास के मैदान, यहाँ भी मिट्टी खो सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। रेगिस्तान भी कभी ख़त्म हो सकता है, पूरा प्लांटेशन करवा दीजिए, रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, समुद्र को आप सुखा नहीं सकते हैं, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 36। डॉक्टर सलीम अली, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो आज जान लीजिएगा। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यात प्राप्त व्यक्तित्व थे? डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यात प्राप्त व्यक्तित्व थे? हाथी विशेषज्ञ थे वो, बाघ विशेषज्ञ थे, या पक्षी विशेषज्ञ थे, या वन्य प्राणी विशेषज्ञ? ठीक है, पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षी विज्ञानी थे। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे, उनके नाम से कई संस्थाओं के नाम हैं। ठीक है, 37वां प्रश्न है, कौन सा से कथन सत्य हैं? बॉटेनिकल गार्डन एक बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जयमंडल रिजर्व एक स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बिल्कुल सही। संरक्षण के दो तरीके हैं, या तो आप बाह्य स्थानीय कर सकते हैं या स्वस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब होता है किसी जीव
का जन्म जहाँ हुआ है उसे वहीं संरक्षित करना स्वस्थानीय होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुर्लभ जीव है, चीते हैं, जैसे कि अभी नामीबिया वगैरह से लाए गए थे, चीतों के बच्चों का जन्म हुआ है अभी, आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में, न्यूज़ में, बच्चे वहाँ पे जन्मे हैं और उनको संरक्षित अगर वहीं पे किया जाए तो होगा स्वस्थानीय। अगर उनको ले आकर किसी चिड़ियाघर में रख दिया जाए, किसी लैब में उनको रखा जाए, संरक्षित किया जाए, बचाया जाए, दूध पिलाया जाए कि मर ना जाए इसलिए, तो वो होगा बाह्य स्थानीय। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन वगैरह सिटीज़ में बनाए गए हैं तो वो बाह्य स्थानीय के संरक्षण का उदाहरण है। जयमंडल रिजर्व स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 38वां है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो में ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी जान लीजिए आप, कई बार आ चुका है प्रश्न, आ भी सकता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? परमैंगनेट, कैडमियम, पारा, लेड। तो लेड होता है। अखबार की जो इंक होती है ब्लैक वाली, कभी कभी आपने फील किया हो जैसे हमने खाना उसमें लपेट दिया अखबार में, तो खाने में ब्लैक ब्लैक इंक लग जाती है, वो जो अखबार की होती है, छप जाता है अखबार, समझे? तो वो होता है लेड। इसलिए अखबार में ना लपेटें, जो एल्युमिनियम आता है उससे लपेटें, जो ज़्यादा बेटर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ये तो खूब ही आता है प्रश्न, आपको पता भी होगा। कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? देखते हैं, शैवाल, लाइकेन, अमरवेल, मनी प्लांट। आंसर है लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब आया है, ये है मिजोरम में। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मिजोरम में है। कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, अच्छे से याद कर लीजिएगा, गलत मत करिए। पर्यावरणीय संगठन है, उनका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, बिल्कुल सही। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम नीदरलैंड, बिल्कुल सही, आया ही था। रेड क्रॉस पेरिस में नहीं है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत मैच था, ये हमारा आंसर है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने 1863 में की थी, तो इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक, रेड क्रॉस का मुख्यालय लंदन में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स का मुख्यालय कहाँ है? ये तो बहुत बार प्रश्न आया है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, गलती मत करिएगा। अंतिम यही हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नैरोबी। ठीक है, नैरोबी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, नैरोबी में है यूनेप का मुख्यालय। ठीक है, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए लगातार, मैं कोशिश करता हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको प्रश्न देने की। ओके, धन्यवाद।